साथियों नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त अनुज कुमार और आप देख रहे हैं अपना खुद का यूट्यूब चैनल एबीएन भारत। साथियों आज की जो वीडियो होगी वो खासकर स्पेशल होगी ग्रेजुएटी निकालने का सूत्र को लेकर। ग्रेजुएटी कितनी मिलेगी, या क्या नियम है, या क्या शर्तें हैं, या क्या ईपीएफओ कैलकुलेशन निकालने का बेनिफिट आपको मिलने वाला है। बात करेंगे इस वीडियो के अंदर ग्रेजुएटी मीनिंग्स इन हिंदी के बारे में, यानी कि हिंदी में सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। कैसे की जाती है ग्रेजुएटी की गणना, क्या होता है फॉर्मूला, वो सभी बातों को आप बड़े गौर से सुनना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो सारे तथ्य या वो सारे फॉर्मूले बताने वाला हूं जिससे आप अपनी पेंशन की ग्रेजुएटी निकाल सकते हैं। चाहे आप आज रिटायर हुए हो, चाहे आपसे 10 साल पहले रिटायर हुए, आपको कितनी पेंशन मिल पा रही है, या कितना ईपीएफओ से ब्याज मिल पा रहा है, या कितना आपको इसमें बेनिफिट मिल पा रहा है, वो सभी बातें आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करना अपने उन खास मित्रों को जो इस समय की मेन अपडेट जानना चाहते हैं कि ईपीएफओ ने नई सरकार बनने के बाद आखिर हमें मिलेगा क्या, या किस प्रकार हम अपनी कैलकुलेशन निकाल पाएंगे। क्या जुलाई 2024 में हमारी जो कैलकुलेशन है वो चेंज हो जाएगी, या जो हमारा इंक्रीमेंट है डीए का वो ऐसे ही चलता रहेगा। ये सभी बातें इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। साथियों अब बात करते हैं कि ग्रेजुएटी की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। कर्मचारी जो 5 वर्ष की आहार्क सेवा पूरी करते हैं सेवानिवृत्ति उत्पादन यानी कि ग्रेजुएटी के पात्र होंगे। यह उत्पादन कर्मचारियों के आहार्क सेवा और उनके द्वारा निकाले गए अंतिम वेतन पर निर्भर होता है। इसकी गणना कुल सेवा की प्रत्येक 6 माह की अवधि की परिलब्धियों की यानी कि 1/4 दर पर की जाती है, जो अधिकतम परिलब्धियों की 16.5 गुना शर्तों पर होता है, और कुल राशि लगभग 20 लाख से अधिक न हो कर्मचारी द्वारा उनके उपलब्ध कराए जाते हैं। आवास खाली नहीं करने के मामले में संपूर्ण उत्पादन की राशि का भुगतान रोक दिया जाता है। अब चर्चा करते हैं उत्पादन का सूत्र। आप मेरी बराबर में देख सकते हैं। उत्पादन का सूत्र मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता गुना आहार्क सेवा, यानी कि जितना आपका टाइमिंग होगा। उदाहरण के तौर पर समझते हैं, यदि कोई कर्मचारी 33 वर्ष की आहार्क सेवा यानी कि संपूर्ण सेवा पूरी कर सेवानिवृत्त होता है और वेतन लगभग 9300 रुपये से लेकर 34,800 रुपये में उसका मूल वेतन 46,200 रुपये होता है, तो वर्तमान महंगाई भत्ता 50% की दर से दिनांक 1/1/2024 को 23,100 हो तो सेवानिवृत्ति उत्पादन 46,200 प्लस 23,100 33/2 बराबर 11,43,000 अर्थात 69,300 गुणा 165.5 बराबर 11,43,450 रुपये होगा। मुझे उम्मीद है कि ग्रेजुएटी क्या होती है और इसका कैलकुलेशन कैसे की जाती है आप समझ गए होंगे। अब चलिए जानते हैं कि भविष्य निधि क्या होता है। कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के समय इसका भुगतान ब्याज सहित किया जाता है, क्योंकि यह राशि स्वयं कर्मचारियों का अंशदान होता है। कर्मचारी किस कारणवश मरने के मामले में सेवांत भुगतान में विलंब से बचने के लिए नामांकन कर सकते हैं। वह भविष्य निधि यानी कि जीपीएफ की राशि प्राप्त करने के लिए या एक अधिक व्यक्ति को नामांकित करने, यदि वह व्यक्ति एक से अधिक है व्यक्तियों को नामांकित करता है तो प्रत्येक को भुगतान किया जाने वाली हिस्सों का प्रतिशत का भी उल्लेख करेगा। साथियों अब चर्चा करते हैं छुट्टियों का नकदीकरण के बारे में। यदि सेवानिवृत्ति या मृत्यु के समय उपयोगी नहीं की गई छुट्टियों के लिए एक बार किए जाने वाला एक मुक्त भुगतान है। यह अधिकतम 300 दिनों की छुट्टियों तक सीमित है। 300 दिन की छुट्टियों में कमी होने के मामले में छुट्टी नकदीकरण यानी कि लीव के प्रयोग में लिए कमी को पूरा करने के लिए उनको खाते में जमा अर्ध छुट्टियों के लिए किया जाता है। तदनुसार छुट्टियों में कमी के लिए आधा वेतन के समान की राशि दी जाएगी। सेम फॉर्मूला छुट्टियों की कैलकुलेशन को भी कर सकते हैं। मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता आप मेरे बराबर में देख सकते हैं। 30 दिन की छुट्टी मानते हैं तो 30 दिनों की संख्या है। यदि कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है तो जितना वेतन बैंड होगा उतने रुपए मूल्य के आधार पर देने होंगे। वर्तमान महंगाई भत्ता 50% है। डेट वही होगी 1/1/2024।
तो इसकी जो होगी रुपए में होगी 21,252 तथा इसके खाते में आएंगे 300 दिन की वो छुट्टी जो राशि की गणना का नियमानुसार होगी। ठीक है, कैलकुलेशन आप देख सकते हैं। साथियों, अब चर्चा करते हैं कर्मचारी भविष्य निधि यानी कि ईपीएफ, कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के तहत बनाई गई एक सेवानिवृत्ति लाभ योजना है। यह योजना उन लोगों पर लागू होती है जो नौकरी पेशा हैं या ईपीएफ योजना के अनुसार नियोक्ता कर्मचारी के वेतन से एक निश्चित राशि का अंशदान काटा जाता है और उसके ईपीएफ खाते में जमा होता है। नियोक्ताओं की कर्मचारी ईपीएफ खाते में अंशदान करता है। रिटायरमेंट पर कर्मचारियों को ईपीएफ का एक मुक्त फंड मिलता है जिसमें कर्मचारियों का योगदान, नियोक्ताओं का योगदान और हर साल जमा होने वाला ब्याज राशि शामिल होती है। सरकार नियमित रूप से ईपीएफ खाते पर ब्याज दर की समीक्षा करता है। वित्तीय वर्ष 2023 और 24 के लिए अनुसूचित या अधिसूचित ब्याज दर 8.25% पर रहा। साथियों, अगर हम ब्याज दर की गणना 2023 के हिसाब से मानते हैं तो 2023 और 24 के लिए ईपीएफओ ब्याज दर जो था वो 8.25% पर तय किया गया था। यह दर 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक के लिए लागू किया गया था। सभी ईपीएफओ योगदान के लिए मान्य किया गया था। ईपीएफओ ब्याज की गणना ईपीएफओ योगदान पर मासिक रूप से की जाती है, लेकिन ईपीएफओ खाते में लागू वित्तीय वर्ष की 31 मार्च को ही जमा की जाती है। इस प्रकार वर्ष के लिए कुल ब्याज वित्तीय वर्ष के अंत में जमा किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2023 और 24 के लिए ब्याज जो था वो 8.25% पर रहा। इसलिए हर महीने ब्याज गणना के लिए ब्याज दर जो है 0.688% यानी कि 8.25% यानी कि 12% मानी जाती है। साथियों, यदि ईपीएफओ खाते में लगातार 36 महीने तक ईपीएफओ अंशदान नहीं किया जाता तो ईपीएफओ खाता निष्क्रिय या समाप्त कर दिया जाता है। ईपीएफओ ब्याज कर्मचारियों के खाते में जब तक जमा किया जाता है तब तक की वे निष्कर्ष या निकासी नहीं की जाती। हालांकि निष्कर्ष या ईपीएफओ खाते में ब्याज जमा नहीं किया जाएगा। अब चर्चा करते हैं ईपीएफओ अंशदान के बारे में। ईपीएफओ में कर्मचारियों का योगदान का वेतन 12% होता है। ईपीएफओ नियोक्ता का योगदान वेतन का 3.67% होता है। ईपीएफओ में नियोक्ताओं का योगदान वेतन का 8.33% अधिनियम या अधिकतम 15,000 रुपए यानी कि 1250 रुपए के आसपास होता है। साथियों, ईपीएफओ ब्याज दर की गणना के लिए आवश्यक विवरण क्या है? ईपीएफओ ब्याज की गणना के लिए निम्नलिखित विवरण आवश्यक हैं। किसी कर्मचारी का वर्तमान ईपीएफओ शेष, मासिक मूल एवं महंगाई भत्ता अधिकतम 15,000 रुपए तक हो। ईपीएफओ में योगदान का प्रतिशत कितना है? सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? अब बात करते हैं कर्मचारियों का मूल वेतन यानी कि ईपीएफओ की कैलकुलेशन के बारे में। आप मेरे बराबर में देख सकते हैं। कर्मचारियों का योगदान मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ते का 12% है, जबकि नियोक्ताओं का 12% योगदान दो भागों में विभाजित किया जाता है यानी कि 8.33% ईपीएफओ खाते में अधिकतम 1250 रुपये प्रति माह तक और शेष राशि ईपीएफओ खाते में स्थानांतरित की जाती है। उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि ईपीएफओ में कर्मचारी का योगदान जो है 50,000 रुपये का 12% यानी कि 6,000 रुपये बैठता है। ईपीएफओ में नियोक्ताओं का योगदान 15,000 रुपये का तो यानी कि 8.33% यानी कि 1250 रुपये होता है। ईपीएफओ में नियोक्ताओं का योगदान 6,000 माइनस 1250 बराबर 4,750 रुपये होगा। अगर हम इन सभी का दर्शनार्थ निकालते हैं तो उपरोक्त मामले में सेवा शामिल होने से पहले महीने के लिए कुल ईपीएफओ अंशदान 10,700 रुपये होगा। ब्याज दर 8.25% बारह महीने पर 0.688% होगी। पहले महीने के लिए ईपीएफओ योगदान पर ब्याज शून्य होगा। पहले महीने के अंत में ईपीएफओ खाता शेष 10,750 रुपये होगा। दूसरे महीने में ईपीएफओ योगदान 10,750 रुपये होगा। सेवा के दूसरे महीने में संकुचित राशि 21,500 रुपये होगी। इसके अलावा पहले वर्ष में ईपीएफओ खाते का समापन शेष दूसरे वर्ष के लिए प्रारंभिक शेष होगा और दूसरे वर्ष के लिए ईपीएफओ ब्याज की गणना पिछले वर्ष से आगे बढ़ाई जाएगी। प्रारंभिक शेष राशि को शामिल करने की जाएगी। अब इसकी टिप्पणी के बारे में बात करते हैं। वेतन का अर्थ है मूल वेतन तथा महंगाई भत्ता। यदि
संस्था या नामित संस्था है या उसके पास 20 से कम कर्मचारी हैं तो वेतन का 10% का न्यूनतम अंशदान आवश्यक है। किसी कर्मचारी द्वारा किसी वित्तीय वर्ष में ईपीएफओ खाते में 2.5 लाख रुपए से अधिक का योगदान कर्मचारियों के हाथ में कर योग्य होता है। 2.5 लाख रुपए से अधिक के योगदान पर संचित ब्याज की टीडीएस के अधीन होता है। हालांकि 2.5 लाख रुपए से कम के ईपीएफओ अंशदान पर संचित ब्याज कर मुक्त होता है। निष्कर्ष खातों पर एकत्रित ब्याज सदस्यों के हाथों में कर योग्य होता है। कर्मचारी भारतीय आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक के ईपीएफओ योगदान पर कर कटौती का दावा कर सकता है। इसके अलावा खाते में 5 साल तक लगातार योगदान करने के लिए पीएफ फंड निकालने पर ईपीएफओ अंशदान या आंशिक निकासी पर कोई कर कटौती नहीं की जा सकती। साथियों, ईपीएफओ की कैलकुलेशन आपको कैसे लगी या पेंशन ग्रेच्युटी आप कैसे निकाल सकते हैं, ये सभी बातें मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। लगातार वो मैं बातें आपको बताने का प्रयास करता रहता हूँ जिससे कि कहीं ना कहीं पेंशन धारक जो हैं या आज जो बंदे जॉब कर रहे हैं वो किस प्रकार अपना ईपीएफओ का कैलकुलेशन निकाल सकते हैं, मैंने आपको उदाहरण के तौर पर समझाया। एक एक चीज वो आपको बताने का प्रयास किया जिससे कि हर कर्मचारी वर्ग देश का, चाहे वो आज जॉब करता हो या एक जॉब की तैयारी कर रहा हो या प्राइवेट जॉब करता हो चाहे गवर्नमेंट जॉब करता हो, ग्रेच्युटी हर कोई निकाल सकता है। पेंशन का फॉर्मूला हर कोई निकाल सकता है। या ईपीएफओ में कितना योगदान आपका हुआ है तो कितनी आपकी पेंशन लास्ट में चलकर बनने वाली है, ये सभी बातें मैंने आपको बताने का प्रयास किया। अंत में आपसे इतना ही आशा करता हूँ कि अभी तक चैनल सब्सक्राइब कर चुके होंगे। आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इतनी मेहनत जो करते हैं वो केवल और केवल आप लोगों के लिए करते हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना, अपने उन खास मित्रों को शेयर करना जो कि आप सोचते हो कि उन मित्रों को ये वीडियो पहुंचनी जरूरी है, तो उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। चलिए साथियों, मिलते रहेंगे आपसे ऐसे ही नॉलेजेबल मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।